नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा कुल 836 नए मामले सामने आए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिख रही है। पहली तस्वीर है देहरादून की धर्मपुर सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली की, जो कोरोना की चपेट में आ गई हैं। दूसरी तस्वीर है पौड़ी जिले की, जहां पर एक ही परिवार के कुल 18 सदस्यों को कोविड केयर सेंटर में भेजा गया है। तो वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर धर्मनगरी हरिद्वार से आई है, जहां पर कोरोना बम फूटा है और कुल 220 लोगों में यहां पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना की चपेट में, उसके संक्रमण की चपेट में ये लोग आ गए हैं। इस तरह से ये 3 तस्वीरें उत्तराखंड से आपके सामने। धर्मनगरी हरिद्वार में भी कोरोना बम फूटा, जिसके बाद वहां पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 220 लोगों में यहां पर कोरोना की हरिद्वार में पुष्टि हुई है। इस तरह से राज्य में सबसे ज्यादा 836 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद जाहिर तौर पर चिंताजनक स्थिति। पौड़ी जिले में एक ही परिवार के 18 लोगों को कोरोना का संक्रमण, जिसके बाद सभी को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की। धर्मपुर सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शासन ने अपर सचिव रामविलास यादव को भी कोरोना से संक्रमित पाया। सचिवालय में मीडिया समेत बाहरी लोगों का प्रवेश हालांकि पूरी तरह से बंद है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट कराने की भी अब तैयारी की जा रही है कि न जाने कौन और कहां और कैसे अगर संपर्क में कोरोना संक्रमित मरीज के आया होगा तो उसके बारे में भी पता लगाया जा सके। इसके मद्देनजर वहां पर तैयारियां हो रही है टेस्ट कराने की। कोरोना के कारण 6 सितंबर तक बंद रहेगा बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय। एक और कर्मचारी के पॉजिटिव मिलने के बाद नगर निगम 2 दिन के लिए बंद। उत्तराखंड में अब तक 21,234 लोगों में कोरोना संक्रमण। वहीं पौड़ी में एक ही परिवार के 18 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। जी हां, संक्रमण का खतरा। परिवार में एक महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। जिला प्रशासन ने आसपास के इलाकों में सैनिटाइजेशन कराया है। इस मामले में डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि कुछ दिन पहले पौड़ी की रहने वाली महिला, जो कि बुखार से पीड़ित थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन के बाद उनकी तबीयत सही होने के बाद उन्हें वापस से घर भेज दिया गया था। लेकिन अस्पताल के नियम के तहत घर में जितने भी लोग हैं वो सभी जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उन सभी लोगों के अब सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इस महिला के घर जाने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए थे। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया है कि इन स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं। पालिका की ओर से सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों शोरों पर करवाया जा रहा है। कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। रूटीन में भी शहर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन का काम वहां पर किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी संक्रमण है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। की है तो पौड़ी में जो महिला अभी पॉजिटिव आई हैं, ये 26 तारीख को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और 38 तारीख को उनका डिस्चार्ज हो गया था। और इनका जो रिज़ल्ट जो था, इनको रिज़ल्ट बाद में आया तो उसमें वे पॉजिटिव पाई गई हैं। ये अपने घर पे थी और इनके घर में 2 कमरों का घर है, जहाँ पे 18 इनके रिश्तेदार साथ में थे। तो अभी उन सबको हम तुरंत अभी डोप श्रीकोट जो हमारा DCC है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। जिन स्थानों पे जो पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, जिन मोहल्लों में या जिन गलियों में या जिन मकानों में, वहाँ पे हम डेली रूटीन बेस पे सैनिटाइज का कार्य करा रहे हैं। और जो वैसे तो बाज़ार में सारी जगहों हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन जगहों पे विशेष टीम बना करके उन जगहों की निगरानी रखते हुए सैनिटाइज का कार्य कर। तो इस तरह से फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके को सैनिटाइज करा दिया है। आसपास के तमाम लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। इस परिवार में सबसे पहले एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वापस से घर पहुंची, लेकिन बावजूद इसके उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही रही, जिसके बाद उसके परिवार को भी 18 लोगों को भी कोविड केयर में भेज दिया गया है। बढ़ते आगे, बात अब हरिद्वार की करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। जी हाँ, यहाँ हरिद्वार जिले में कोरोना के 220 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में संक्रमितों की कुल संख्या 5001 हो गई है। कोरोना से अब तक
3822 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं जिन्होंने कोरोना को हराया है, कोरोना को मात दी है कोरोना वायरस से। लेकिन अब तक यहाँ पर 48 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये हरिद्वार के आंकड़े हैं, हरिद्वार का हाल है, जहां पर एक बार फिर से 220 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग में हलचलें तेज हो गई है, हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है और खास तौर पर जिन जिन इलाकों से जिस स्थान से कोरोना केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं वहां पर खास तौर पर सैनिटाइजेशन करवाया जाता है, डेली बेसिस पर करवाया जा रहा है, रूटीन में करवाया जा रहा है ताकि आसपास के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्हें साथ ही लापरवाही ना बरतने और सतर्क रहने की हिदायतें भी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, संबंधित अधिकारियों की तरफ से दी जाती रही है कि आप हर स्तर पर सजग रहें, सतर्क रहें। सुमित सैनी हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सुमित, हरिद्वार में जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना का ये बम फूटा है, जिस तरह से 220 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जाहिर तौर पर हड़कंप मचा हुआ होगा। ऐसे में इस परिस्थिति से निपटने के लिए वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है, कितनी तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल, ये लगातार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो हरिद्वार में भी फिर दोबारा कोरोना बम फूटा है। 220 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हरिद्वार प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम जो एहतियात बरतने के बाद भी इस तरह से लगातार संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं उनमें व्यवस्थाएं बनाई हुई है। जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव किसी की रिपोर्ट आती है तो उन लोगों को तुरंत उनको आइसोलेशन में किया जाता है। जो उनके लोग कॉन्टेक्ट में आए हुए हैं उन लोगों को भी आइसोलेशन के लिए हिदायत दी जाती है, उनको क्वारंटाइन आता है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो नियम है वो कहीं पे भी लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाजार सारे खुल चुके हैं, बाजारों में चहल पहल पूरी तरह से और भीड़, मंदिर हो, धार्मिक स्थल हो, तमाम जगह पर भीड़ आने लगी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ये खतरे का निशान है, क्योंकि हरिद्वार की जो जनता फिर दोबारा से लॉकडाउन की मांग करने लगी है कि लॉकडाउन पूर्ण तरह से लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि हरिद्वार की जनता के अंदर एक भय वाली स्थिति हो गई है। क्योंकि इतना लगातार जो है, क्योंकि डेली ही 150 के आसपास लोग कोरोना पॉजिटिव यहां पर हरिद्वार जिले में पाए जाते हैं, तो इसके चलते लगातार लोग परेशान हैं इसको लेकर। जी, तो जाहिर तौर पर ऐसे में तो सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ और ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यानी कि ठीक है, लॉकडाउन की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर है, कहीं उन्हें संक्रमण ना हो जाए, कहीं उनकी और उनके परिवार के किसी सदस्य की जान ना चली जाए। लेकिन ऐसे में जो नियम कानून है, जो दिशा निर्देश है, क्या लोग उसका पालन करते हुए नजर आते हैं? नहीं, अब वो पुरानी बात हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करने वाली बात। क्योंकि अब तो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां भी जो अपने प्रोग्राम कर रही है तो वो ही उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रही, क्योंकि भारी संख्या हो जाती है उनके प्रोग्रामों में भी। अभी 2 दिन पहले ही अगर बात करें तो 2 दिन पहले जो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में यहाँ पर जो मंदिर को, जो सरकारी जमीन पर जो मंदिर थे उनको तोड़ने के लिए तमाम जो संगठन थे, तमाम जो नेता थे, कुछ विधायक भी पहुंचे। लोगों को इतना भीड़ बड़ा जमावड़ा देखने मिला, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का, कुछ सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दी, ना कोई मास्क का इस तरह से पालन किया जा रहा है। क्योंकि अब इस समय क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से ना तो पालन किया जा रहा है, ना ही लोग, जनता उस तरफ ज्यादा ध्यान दे पा रही है। ऐसे में फिर आगे क्या ऑप्शन नजर आता है? लॉकडाउन अभी लगेगा नहीं, केसेस यहाँ पर थमने वाले नहीं दिख रहे हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं, तो आखिरकार करें तो क्या किया जाए फिर? बिल्कुल, अगर इसका सीधा सा यही, अगर पुलिस प्रशासन कड़ाई से इन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाए तो हो सकता है। क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में देखा है पुलिस ने किस तरह से पूरी तरह से भूमिका निभाई है। उसमें लोगों के अंदर एक पुलिस को देखकर भी एक था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते थे और मास्क भी लगाते थे। लेकिन जो अब जो माहौल बन चुका है, अब उसमें इस नियम को कड़ी सख्ताई से पालन करने की जरूरत है। तभी इसका इलाज संभव है, तभी इससे बचा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन ताजा अपडेट्स को, ताजा आंकड़ों को हम तक पहुंचाने के लिए। खबर अब डोईवाला से, जहां पर बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। जी हां, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से चिंता भी बढ़ती जा रही है। व्यापारियों की मौत से डोईवाला का बाजार तक बंद कर दिया गया। 2 व्यापारियों की मौत के बाद पूरी तरह से बाजार को बंद कर दिया गया है। लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, व्यापारी यहाँ पर दहशत के माहौल में हैं। व्यापारियों की मौत से व्यापार मंडल में भी शोक की लहर है, शोक के साथ साथ दहशत की भी लहर है। डोईवाला जिले में दरअसल कुल 59 एक्टिव मरीज अभी हैं।
स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने घर पहुंचकर परिवार वालों से बातचीत की, उन्हें हिम्मत बंधाई, उन्हें सांत्वना दी। लेकिन कोरोना का ये संक्रमण यहां पर भी थमने का नाम लेता हुआ नजर आ नहीं रहा है। लगातार कोरोना संक्रमितों का मामला बढ़ने के बाद अब यहां पर चिंता भी बढ़ती हुई। आज सुबह जब जो समाचार आई हैं जिसमें से एक व्यापारी की कल शाम के आसपास मृत्यु हुई है और एक ज्वेलर्स है उनकी मृत्यु भी कल रात को हुई है। ठीक, तो मेरे पास डोयल में अब 8 में से मतलब 2 केस की अगर डेथ हो गई तो 6 तो डोयल मार्केट के आसपास मतलब एक्टिव केस हैं और बाने वाला जो मेरे ही मतलब उसके अंडर में आती है वहाँ पर टोटल एक्टिव केस है 13 और बाला वाला जो भी इस CSC के अंडर में ही आती है और वहाँ पर एक्टिव केस है 14 और राय वाला में 6 केस हैं एक्टिव और छिद्र वाले में 17 और दूधली में 3 केस। तो टोटल अभी तक मेरे यहाँ 59 केसेस, अगर इन दो की मृत्यु को हटा दे तो 59 एक्टिव केसेस हैं अभी इस टाइम तक। आज कोरोना के चलते उनका निधन हो गया है। ये हमारे व्यापार मंडल के लिए क्या पूरे व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस समर्थन में आज डोईवाला का जो बाज़ार है वो पूर्ण रूप से बंद है और हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ईश्वर उनके अपने चरणों निवास दे और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आगे व्यापारियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कुछ कोरोना के चलते मतलब ध्यान दें? हम निरंतर यही प्रयास हमारा रहा है कि व्यापारियों को समय समय पर सचेत करते रहें कि एक तो दुकान पर अपने वो जो है एक वो बांध कर रखें और सैनिटाइजर रखें। खबर देहरादून से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेट निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने ये आदेश जारी किया। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए ये आदेश जारी किया है जो मनमाने तरीके से वसूली कर रहे थे, जिसके बाद तमाम तरह की शिकायतें सामने आने के बाद ये आदेश जारी करना जरूरी समझा गया और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। NABH श्रेणी के अस्पतालों में आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन 10,000 रुपये प्रतिदिन तय किया गया। NABH श्रेणी के अस्पतालों में ICU रूम 15,000 रुपये प्रतिदिन तय किया गया। NABH श्रेणी के अस्पतालों में वेंटिलेटर 18,000 रुपये प्रतिदिन, बिना NABH अस्पतालों में आइसोलेशन के 8,000 रुपये प्रतिदिन, बिना NABH श्रेणी के अस्पतालों में ICU 13,000 रुपये प्रतिदिन, बिना NABH श्रेणी के अस्पतालों में वेंटिलेटर 15,000 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है और इसके मद्देनजर लिखित में आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फहीम, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, रेट निर्धारित कर दिए गए हैं, क्या संभावना नजर आती है, इन्हें कितना फॉलो किया जाएगा? दरअसल देखिए, शिकायत मिल रही थी सरकार को कि जो अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए छूट दी गई है, अनुमति दी गई है, उनमें जो दर है वो काफी अधिक निर्धारित है और एक आम आदमी के लिए वो वहन करने से कहीं अधिक है। तो लिहाजा इन शिकायतों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है और स्वास्थ्य विभाग ने अब दर तय कर दी है कि कितने सुविधा के हिसाब से या आवश्यकता के हिसाब से इलाज अपनाया जाए, उसमें कितना पैसा प्रतिदिन के हिसाब से लिया जा सकता है। तो जहाँ तक सवाल है कि इसको कितना अमल में लाया जाएगा, ये एक सवाल और इस सवाल का जवाब तो फिलहाल तभी मिल सकता है क्योंकि अमूमन देखा जाता है आदेश तो तमाम तरह के जारी होते हैं, सर्कुलर्स तमाम तरह के निजी अस्पतालों में भिजवा दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आमतौर पर होता यही है कि पेशेंट के तीमारदार शिकायतें नहीं करते हैं और वो सोचते हैं पेशेंट यहाँ पर है, अगर कुछ पैसे ज्यादा भी लग रहे हैं तो होकर के निकल करके आए, ये कि मनोदशा रहती है के चलते हुए शिकायत नहीं करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इस तरह से होता है, समाज में कई केसेस पहले भी देखने में आए हैं। तो लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए जिस तरीके से सरकार ने सार्वजनिक तौर पर इन दरों को निर्धारित करते हुए प्रचारित किया है या आदेश जारी किया है, तो उसको लेकर के अवेयरनेस के तौर पर लोगों को समझने की जरूरत होगी कि अगर कहीं किसी अस्पताल में पैसे ज्यादा लिए जाते हैं, कोई शोषण किया जा सकता है, तो उसकी शिकायत उसकी कंप्लेंट भी की जा सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आप खबर रुड़की से, जहां पर खुलेआम उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हाँ, कलियर साबिर पाक दरगाह में जबरदस्त भीड़ नजर आई, बिना मास्क लगाए लोग नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए।
विश्व प्रसिद्ध दरगाह में लोग सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और इस तरह से अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी, उनकी जिंदगी के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। ये देखिए, बिना मास्क लगाए तस्वीरों में लोग नजर आ रहे हैं। दरगाह को खोले जाने के लिए दरगाह प्रबंधक को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे कि चलिए ठीक है, दरगाह को आप खोल दीजिए, लेकिन इन दिशा निर्देशों का आपको पालन करना होगा और करवाना होगा। लेकिन ये देखिए, एक शख्स इसमें बिना मास्क लगाए तस्वीरों में इस दरगाह में नजर आया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी साफ तौर पर खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। कलियर साबिर पाक दरगाह में ये नियम टूटे हैं। दरगाह को खोले जाने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश दरगाह प्रबंधक को दिए गए थे, उन्हें अनसुना कर दिया गया। उनको कोई फॉलो नहीं करता हुआ यहाँ पर नजर आई। ये देखिए, तस्वीरों में दिख रहा है, ये शख्स बिना मास्क के खड़ा हुआ है। दरगाह प्रबंधक सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन नहीं करवा पा रहे। दरगाह प्रबंधक पर इस तस्वीर ने अब तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि अगर निर्देशों का पालन करवाने में आप असमर्थ हैं तो फिर दरगाह को खुलवाया क्यों गया था। और अब खबर मसूरी से। त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर बरसे पूर्व सीएम हरीश रावत। जी हां, उन्होंने कहा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत त्रिवेंद्र सरकार को निशाने पर लेते दिखे। पिछले 3.5 साल की त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य की जनता को कुछ नहीं दिया। प्रदेश में बेरोजगारी का दर अन्य प्रदेशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी हद तक बढ़ा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर जमकर निशाना साधा, जमकर हमला बोला। कहते दिखे कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। साल 2016 में बीजेपी ने प्रदेश में अस्थिरता पैदा की थी और आज खुद बीजेपी राजनीतिक अस्थिरता को झेल रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में कोरोना महामारी तेजी से फैली है, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। पिछले 3.5 साल की त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य की जनता को कुछ नहीं दिया। प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश में बेरोजगारी का दर भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले बढ़ा है और इसके लिए सीधे तौर पर त्रिवेंद्र सरकार जिम्मेदार बताई है हरीश रावत ने। राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता पक्षधर नहीं है और ये खेल भाजपा का ही है और देश के कई राज्यों में वो खेल खेल रहे हैं। लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ महापाप कर रहे हैं और उत्तराखंड में 2016 में ये महापाप उन्होंने किया था और इसलिए जो है इनके हाथों आज राज्य की भी स्थिति सुधरने के बजाय राज्य की स्थिति, मैं रसातल शब्द का उपयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन जबरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है जो हम सब के लिए चिंताजनक है। आप सबको एक साथ लाठी चलाते देखो तो ये माना जाए और कि इस समय काम करने की बात है, तो अलग अलग धारों में काम नहीं करेंगे तो एक ही धार में रहेंगे तो कैसे काम होगा। उधर मसूरी में कांग्रेस 8 सितंबर को हरिद्वार में प्रदर्शन करेगी। जी हां, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। धरना प्रदर्शन की बात कही जा रही है। वन अधिकारियों को लेकर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। दरअसल बिजली और पानी के बिलों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, आवाज उठाई जाएगी। प्रदेशवासियों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, लोग यहाँ पर बेहद परेशान हैं, लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का कहना है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, वन अधिकारों को लेकर 8 सितंबर से हरिद्वार से आंदोलन की शुरुआत होगी और मसूरी में इसके मद्देनजर सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, सारी तैयारियां कर ली गई है, दिशा निर्देश तमाम संबंधित लोगों को दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के लोगों को उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए अब आवाज़ उठाई जाएगी। नौजवानों को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिल सके, इसको लेकर पुरजोर तरीके से बात रखी जाएगी। 20 सालों में इतनी भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है, पूरे देश में नहीं हुआ हो। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मतलब आप जीरो में नहीं घूस लेंगे। आप जो ये बाटा का जूता होता है ना, उसकी जो मानसिकता है कि उसकी कीमत 999 रुपये, 199 रुपये, 9,999 रुपये, तो आप उसमें घूस लेंगे अरबों में, खरबों में, करोड़ों में, और जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे और विकास के नाम पर तो एक ईंट कहीं नहीं लगी है।
खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बार चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। एसोसिएशन चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोसिएशन की एक सभा हुई, जिस सभा में इस पर चर्चा हुई। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव फिलहाल स्थगित किए गए। ये फैसला लिया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित आम सभा के बाद बार के महासचिव जयवर्धन कांडपाल ने जानकारी दी कि बैठक में मुख्य रूप से शारीरिक रूप से उपस्थित होकर मामलों की सुनवाई और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों पर चर्चा हुई। इस बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से कोरोना संक्रमितों की संख्या के लगातार बढ़ने को देखते हुए फैसला लिया कि जब तक कोरोना की महामारी की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, वर्तमान कार्यकारिणी ही बार के समस्त कार्यों का निर्वहन करेगी। बार के सदस्यों के आह्वान पर हमने वीसी से एक जनरल हाउस का आयोजन किया था और उस जनरल हाउस में बार के अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया और उनकी तरफ से अपनी अपनी समस्याएं भी रखी गई और अधिकांश बार के सम्मानित सदस्यों की तरफ से यही ओपिनियन आई कि जिस तरीके से आज की तारीख में हाई कोर्ट चल रही है वीसी से और फिजिकल हियरिंग, क्योंकि दोनों चीज़ों को, दोनों हियरिंग के मेथडों को एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाए कोविड-19 की जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। और दूसरा जो इशू था क्योंकि हमारी बार का कार्यकाल 24 अप्रैल को ख़त्म हो जाता है और उस पर भी इशू थे और जनरली सभी मेंबरों का ये कहना था जब तक कोविड-19 की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक यही बार कंटिन्यू। वहीं अजय भट्ट ने ब्यूरोक्रेसी और अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अजय भट्ट ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। किसी भी विधायक ने प्रदेश सरकार की शिकायत केंद्र में नहीं भेजी। कुछ पत्रकार बेबुनियाद खबरों को प्रसारित कर रहे हैं। बीजेपी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। इस दौरान अजय भट्ट के पत्रकारों से आग्रह करते हुए वो नजर आए कि तथ्यों के साथ खबरों को प्रसारित करें, जिससे कि उनकी साख और विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने कहा, बीजेपी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट करता हूं। अजय भट्ट ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अधिकारी काम करने में हीला हवाली कर रहे हैं, जिस वजह से विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है। ये न्यूज़ में कोई दम नहीं है, कहीं से कहीं तक फेक न्यूज़ है। कई पोर्टल चला दे रहे हैं, कई मेरी छोटी मोटी पत्रिकाएं चला रहे हैं। एक में तो ये लिख दिया कि अजय भट्ट के कहने पर गए, कहीं किसी से कुछ बात न चित न कहीं, तो ऐसे चलाते रहते हैं। मुझे बड़ा ताजुब होता है। पत्रकारिता में पत्रकार बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे प्रूफ के साथ कोई बात कहें तो उस पर अच्छी साख बनती है और विश्वसनीयता बनी रहती है। अब मैं अपने काम से कहीं भी जाऊं, कोई कह दे उसके कहने पर आ रहा, कोई जाए तो तीसरा कह दे, कहीं कोई नहीं है ऐसा, न नाराजगी है न कहीं पर है। मुझे तो ये अभी तक फेक न्यूज़ लगी है और किसी भी विधायक ने मेरे सामने तो नाराजगी व्यक्त नहीं की।